नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान हत्या दिवस आपातकाल से जुड़ी यादों की राष्ट्रीय वापसी के लिए 25 जून का एक नया नाम रख दिया गया है। संविधान की हत्या का दिवस मनाएगी सरकार। सरकार ने बकायदा अधिसूचना जारी की है, गजट निकाल दिया है। इस सरकारी आदेश की कॉपी को प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मंत्री और बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। इसमें संविधान हत्या दिवस देवनागरी में लिखी है, मगर अंग्रेजी में रोमन में संविधान हत्या दिवस लिखा है। अंग्रेजी का कोई नाम नहीं है। अंग्रेजी नाम के लिए अगर आप रोमन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोमन में ही कोई अंग्रेजी नाम दे सकते थे। भारतीय न्याय संहिता की अधिसूचना में भी रोमन में हिंदी नाम लिखा गया है। कर्नाटका ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला देते हुए केंद्र को याद दिलाया कि तीनों कानून के नाम अंग्रेजी में नहीं हैं, जबकि संविधान में लिखा है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानूनों के नाम हिंदी में होने चाहिए। अंग्रेजी की जगह हिंदी नाम रोमन में लिखा जाना अटपटा लगता है। अंग्रेजी नाम की जगह सरकार को रोमन में हिंदी लिखने की आदत से बचने का प्रयास करना चाहिए। शब्दों के चयन में संवैधानिकता का भी ख्याल रखना चाहिए। हत्या का मतलब अंत होता है, मगर अंत तो नहीं हुआ। इस सरकार ने इतने डे और दिवस का ऐलान कर दिया है कि अब केवल नाइट ही बची है, रात्रि। जल्दी ही मोदी सरकार नाइट मनाने के कार्यक्रमों का ऐलान करने लग जाएगी। फिर उसके बाद नून से लेकर मॉर्निंग तक को इस तरह के कार्यक्रमों से भर दिया जाएगा, जैसे जीएसटी अवतरण स्मरण रात्रि, नोटबंदी नौटंकी मंचन रात्रि, पत्रकार कारागार स्मरण रात्रि, चीन संग झूला झूलो संध्या, सांसद निलंबन स्मरण संध्या, चंदा चोरी बंधन संध्या, गाली वाचन विधूड़ी संध्या, विपक्ष विभाजन दशक, गोदी मीडिया करण दशक, विश्व क्रोनोलॉजी डे। ये सबसे जरूरी है। कुछ ग्लोबल ना हो तो इतने डे का मजा क्या। मोदी सरकार को अब एक विश्व क्रोनोलॉजी डे की घोषणा कर देनी चाहिए। आपात साल करीब 2 साल के लिए ही था और आज भी संविधान मौजूद है, लेकिन हर दौर में लड़ाई इस बात की होती भी रहनी चाहिए कि मौजूदा सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है या नहीं। हर दौर का अपना अपना घोषित और अघोषित आपातकाल होता है। यह देखना हम सभी नागरिकों का काम है कि ऐसा ना हो। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाकर आप इस सच्चाई से जनता की नजर नहीं मोड़ सकते। शायद मोदी सरकार चाहती है कि आज जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है उसकी बात ना कर 50 साल पुराने अतीत में जनता को ले जाया जाए और आपातकाल की याद दिलाएं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान बदलने का जो आरोप चिपकता है उसके बदले संविधान की हत्या का आरोप विपक्ष पर चिपका दिया जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसने भी ऐसा सोचा है उसने प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा हमेशा के लिए उस फ्रेम में कैद कर दिया जहां संविधान की रक्षा की बात करते हुए उनकी मौजूदगी यह भी याद दिलाएगी कि उनके दौर में संविधान के मूल्यों की क्या हालत थी। कोई केरला के मीडिया वन चैनल को बैन करने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पाठ करेगा, तो कोई बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी के घर पर बुलडोजर चला देने की घटनाओं को याद करेगा। फ्रंटलाइन में अनुज बहल की रिपोर्ट है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के 2024 के अनुमान के अनुसार लोकल, राज्य और केंद्र की प्रशासनिक इकाइयों ने 2022 और 2023 में 1,53,820 घर गिराए हैं। इस कारण 7,38,438 लोगों को उनके घरों से बेदखल होना पड़ा। 2017 से 2023 के बीच 16,80,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा है। लोग यह भी पूछेंगे कि अगर कांग्रेस संविधान हत्या की अपराधी है तो फिर कांग्रेस से नेताओं को लाकर बीजेपी अपनी पार्टी में सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए 2010 में संविधान गौरव यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से संविधान दिवस मना रहे हैं, फिर भी उन पर, उनकी सरकार पर संविधान को लेकर संदेह क्यों किए जाते हैं और 2024 के ही चुनाव में क्यों यह मामला चिपक गया, जबकि यह आरोप तो पहले से उन पर लगता रहा है। क्या यह केवल विपक्ष की साजिश के कारण हो गया? क्या भैंस और मंगलसूत्र खोलकर ले जाने का
प्रधानमंत्री का आरोप तथ्यों पर आधारित था, वो क्यों नहीं सफल हो सका? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब भी ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं आना चाहते? अपने अलावा दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते? इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते कि उनके राज्य में ईडी ने, सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने क्या किया है? कैसे पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया और अब जमानत का मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है? क्या उन्होंने ध्यान के नाम पर इन सवालों की तरफ नहीं देखने का फैसला हमेशा हमेशा के लिए कर लिया है? आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, इंदिरा गांधी ने हटाया, तब भी इसकी निंदा की गई, आज भी की जाती है। इसकी निंदा वो लोग भी करते हैं जो आज मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उनकी सरकार के समय संविधान पर हो रहे हमलों को उजागर करते हैं। आपातकाल में जो जेल गए उनमें से कुछ आज मोदी के साथ हैं, तो उनमें से कई आज मोदी के अघोषित आपातकाल से संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी को बताना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय को यह क्यों कहना पड़ा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि राज्य की इकाई विरोध कर रही थी। जिस कमलनाथ पर सिख दंगों से लेकर आपातकाल में सक्रिय होने के आरोप लगते हैं, उन्हें बीजेपी में किसके कहने पर लिया जा रहा था? इन बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि 1977 में आपातकाल वापस लेने और चुनाव कराने की घोषणा हुई तो जेल में बंद सभी विपक्ष के नेताओं को छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने खुद चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं रखा, लेकिन 2024 में चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। घोषणा से पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए थे। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के बाहर लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग को लेकर खड़े नजर आए। क्या जनता ने नहीं देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने किस आधार पर जेल भेजा और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजने के मामले में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने के लिए जेल में रखा गया, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या यह संविधान का पालन है? क्या यह संविधान की हत्या नहीं? विपक्ष पूछ रहा। इन उदाहरणों को प्रधानमंत्री मोदी 25 जून के संविधान हत्या दिवस में शामिल करेंगे या नहीं? यही नहीं, विपक्ष के कई नेता जेल से बचने के लिए बीजेपी में चले जा रहे हैं। रविंद्र वाइकर के बारे में हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। 48 वोट से जीतकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद बन गए, उस पर भी विवाद हुआ। चुनाव से पहले का उन्हीं का बयान है कि जेल से बचने के लिए पाला बदला। अब यह खबर है कि ईडी उनके खिलाफ केस बंद करने पर विचार कर रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही उनके खिलाफ चल रहे केस को बंद कर चुकी है। तो जेल का भय पैदा कर विपक्ष के सांसदों और विधायकों को तोड़ा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल में 400 से अधिक विधायक बीजेपी में गए। क्या यह सब इसलिए गए कि बीजेपी संविधान की पूजा करती है? हमारी सरकार ने जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है। और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। जो लोग खुद सीधे 80-85 साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आज़ादी की लड़ाई उनका वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट था, वो उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के साथ क्या किया, ये आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट में जो लोग 60 या 62 वर्ष से कम आयु के हैं, उनकी लिविंग मेमोरी में या उनकी जीवंत स्मृति में आपातकाल का विषय नहीं है। आपातकाल वो था, संविधान की हत्या क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, जनता के मन में संदेह नरेंद्र मोदी को लेकर है, उनकी सरकार और एजेंसियों की गतिविधियों को लेकर है। इसे दूर करने की जरूरत है। संविधान हत्या दिवस की कल्पना में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। और अगर कार्यक्रम मनाने का शौक है तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, संविधान हत्या दिवस के दिन प्रबीर पुरकायस्थ की क्या भूमिका होगी? क्या वे किसी सरकारी मंच पर बुलाए जा सकते हैं? न्यूज क्लिक के संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को अवैध रूप से मोदी सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया। अवैध रूप से, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध माना है।
और 7 महीने की जेल के बाद जमानत पर रिहा किया। प्रबीर पुरकायस्थ के लिए क्या संविधान की हत्या केवल 25 जून 1975 को हुई या 3 अक्टूबर 2023 को भी हुई, जब वे अवैध रूप से ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए? क्या एक नागरिक, एक संपादक का अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाना 2023 में संविधान का पुनर्जीवित होना था, या संविधान की हत्या की सूची में यह भी शामिल किया जाएगा? कीपिंग अप द गुड फाइट फ्रॉम द इमरजेंसी टू द प्रेजेंट डे, लेफ्टवर्ड से यह किताब आई है, जरा इसे पढ़िएगा। अक्टूबर 2020 में फादर स्टैन स्वामी गिरफ्तार हुए। 8 महीने की जेल के दौरान बार बार उनकी बेल याचिका खारिज हुई। जेल में इलाज नहीं मिला। उन्हें पार्किंसन की बीमारी थी, हाथ कांपते थे, मगर पानी के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया गया। जेल में उन्हें कोविड हुआ, इसके बाद निधन हो गया। क्या यह संविधान का पालन किया जा रहा था जब उन्हें स्ट्रॉ नहीं दिया जा रहा था? बाद में जांच में सामने आया कि उनके कंप्यूटर पर सबूत प्लांट किए गए थे। वे भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन पर आतंकवादी होने का आरोप लगा। जेल में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके लिए खुद से खा पाना या नहा पाना मुश्किल हो गया था। उनकी मौत पर सीपीएम ने कहा था यह हत्या से कम नहीं। रामचंद्र गुहा ने ट्वीट कर कहा था यह न्यायिक हत्या है जिसमें गृह मंत्रालय से लेकर अदालतें जिम्मेदार है। 5 जुलाई 2020 को फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई। स्टैन स्वामी की मौत का भी जिक्र क्या संविधान हत्या दिवस के दिन किया जाएगा? देखिए, कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है। तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं संभवतः कैपेबिलिटी। गोदी मीडिया संविधान हत्या दिवस कैसे मनाएगा? जैसे ही वह आपातकाल के समय के गोदी मीडिया की याद दिलाएगा, आप दर्शकों को आज का सच दिखाई देने लग जाएगा। क्या आप नहीं देख रहे कि बिना आपातकाल की औपचारिक घोषणा के यह मीडिया गोदी मीडिया कैसे बन गया? क्या गोदी मीडिया संविधान हत्या दिवस के समय प्रेस की याद दिला पाएगा? संविधान हत्या दिवस के दिन गोदी मीडिया फंसा फंसा सा महसूस करेगा। कम से कम गोदी मीडिया के मालिक और एंकरों के बारे में तो सोचना ही चाहिए कि वे किस मुंह से अपने आज के इतिहास को छोड़ पुराने इतिहास की याद दिलाएंगे। विदेशी पत्रकारों और मीडिया सेंसरशिप भी उस वक्त काफी बड़ा मुद्दा बना था। बहुत से विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर निकाला गया था। लेकिन अकेले इस साल यानी 2024 में फ्रांसीसी पत्रकार वनेसा दुन्येक, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी दिएज और फ्रांसीसी पत्रकार सेबेस्टियन फ्रांसिस ने कहा है कि सरकार ने उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें अपना काम छोड़कर वापस जाना पड़ा। 2022 में अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह जब भारत अपने परिवार से मिलने आए तब उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। उन्होंने वॉइस न्यूज के लिए किसानों के आंदोलन और भारत सरकार के कोविड प्रबंधन की आलोचना करती हुई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक और प्रोफेसर निताशा कौल को संविधान पर बोलने से रोका गया, एंट्री नहीं दी गई। बीबीसी ने जब गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की तो उसके दफ्तर पर ही छापा पड़ गया। मोदी सरकार चाहेगी कि पुरानी सरकारों की जातियों को 25 जून के संविधान हत्या दिवस में समेट दें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के दौर की घटनाएं पूरे साल बिखरी हुई नजर आती हैं। अब होगा यह कि उन तमाम तारीखों को संविधान हत्या दिवस की बात होने लग जाएगी। क्या आज का गोदी मीडिया इन पत्रकारों, प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहा था, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहा था? आपने उसे लड़ते हुए देखा भी?
या भारत की छवि बिगाड़ रहे हैं जैसे कमजोर तर्कों का सहारा लेकर राष्ट्रवादी बन गया। उस समय तो भारत के विपक्षी नेता इन्हीं विदेशी अखबारों से संपर्क कर रहे थे, क्योंकि भारत का मीडिया तब सरकार के दबाव में गोदी मीडिया बन गया। तब भी कुछ पत्रकार थे जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे और खबरें लिख रहे थे। हमारा सवाल सिंपल है, क्या मोदी सरकार जब संविधान हत्या दिवस मनाएगी तो उसके कार्यक्रम से प्रबीर पुरकायस्थ को बाहर कर देगी, इन तथ्यों को बाहर निकाल देगी? आपातकाल का इस्तेमाल केवल 25 जून के लिए नहीं होता है। जैसे याद दिलाया जा रहा है इस वक्त कि आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। आपातकाल की घोषणा के बाद 23 अन्य संगठनों के साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। फ्रंटलाइन में 2018 में प्रकाशित अपने लेख में एजी नूरानी ने बताया है कि आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे कि किसी तरह इंदिरा गांधी संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लें। इन चिट्ठियों में आपातकाल का विरोध या उस दौर में इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना नहीं मिलती। जब इंदिरा गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो बाला साहब देवरस ने विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी। विनोबा भावे इंदिरा गांधी से मिलने वाले थे। उसके पहले लिखी चिट्ठी में देवरस ने लिखा कि अगर इंदिरा गांधी आरएसएस के स्वयं सेवकों को मुक्त कर संघ से प्रतिबंध हटा लेती हैं तो ऐसे में संघ के कार्यकर्ता सरकार के कार्यक्रमों में भागीदारी कर प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश के विकास का हिस्सा बनेंगे। एजी नूरानी लिखते हैं कि इस बात के भी प्रमाण हैं कि कैद में रहे कई आरएसएस कार्यकर्ता ऐसे सरकारी हलफनामे पर हस्ताक्षर कर जेल से बाहर आए जिसमें बाहर निकलकर सरकारी नीतियों का विरोध न करने का वादा था। संघ के समर्थक इन चिट्ठियों को देवरस की रणनीति बताते हैं कि वे संघ के कार्यकर्ताओं और संगठन को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। देवरस की चिट्ठियों का संदर्भ डीआर गोयल की किताब से है। यह किताब राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी है। शीर्षक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वैसे योगेंद्र यादव अपने एक पुराने ट्वीट में खुद बाला साहब देवरस की किताब से इन चिट्ठियों का मसौदा पोस्ट कर चुके हैं। ज्ञान प्रकाश की किताबों में भी इनका हवाला मिलता है। संविधान हत्या दिवस के दिन आरएसएस की इन चिट्ठियों को कहां कहां रखा जाएगा, कहां कहां प्रदर्शन होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी इनका पाठ करेंगे कि कैसे बड़े बड़े संगठन सरकार की ताकत के आगे झुक गए, या गोदी चैनलों पर इन पत्रों को दिखाया जाएगा? आरएसएस के बारे में आईबी के खुफिया विभाग के पूर्व चीफ टीवी राजेश्वर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था। इंडिया टुडे के लिए करण थापर द्वारा किया गया उनका एक पुराना इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो रहा है। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सिफारिश कर दी है। मार्च में चुनाव हुए और आपातकाल खत्म हो गया। ज्ञान प्रकाश ने अपनी किताब में लिखा है कि उस संबोधन में उन्होंने आपातकाल को सही ठहराने का भी प्रयास किया और कहा कि हिंसा, अनुशासनहीनता और सरकार के खिलाफ खुलेआम विद्रोह के आह्वान ने उन्हें यह असाधारण कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, अनुशासन बहाल हो गया है और सामाजिक प्रगति की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में उचित संशोधन कर दिया गया है, तो अब समय आ गया है कि संसद और सरकार को वापस लोगों के पास जाना चाहिए और उनकी मंजूरी हासिल करनी चाहिए। 24 जनवरी 1978 को महाराष्ट्र के यवतमाल की एक सार्वजनिक सभा में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जिम्मेदारी ली और इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे आपातकाल के दौरान हुई तमाम गलतियों और अतियों की जिम्मेदारी लेती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी थी। यवतमाल के भाषण में इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि वे उन लोगों की ओर से भी जिम्मेदारी ले रही हैं जो उन गलतियों में शामिल थे लेकिन अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नोटबंदी में लाखों उद्योग बर्बाद हो गए। रिसर्च के अनुसार 56 लाख से लेकर 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। क्या इसके लिए कभी नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी? इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह नागरिकों के जानने और सूचना के अधिकार के विरुद्ध है। संवैधानिक अधिकार की भावना के खिलाफ बहुमत के दम पर कानून पास कराने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी? संविधान हत्या दिवस कुछ और नहीं बल्कि विपक्ष से टकराव लेते रहने का तरीका लगता है। द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और इसी की तरफ इशारा किया कि प्रधानमंत्री मोदी आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं।
इस लेख में आपातकाल का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है, दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी पर स्पष्ट जनादेश दिया था, जिसे निसंकोच और सदाशयता से स्वीकार किया गया। यह भी तथ्य है और इतिहास में दर्ज है कि 3 साल बाद ही उस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसे देश ने खारिज कर दिया था, वह भी ऐसे बहुमत के साथ जिसे श्री मोदी और उनकी पार्टी कभी हासिल नहीं कर पाए। संसद की सुरक्षा में हुई निंदनीय चूक पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 146 सांसदों का बेहद अटपटा और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि बिना किसी चर्चा के 3 ऐसे आपराधिक न्याय कानून पारित किए जा सकें जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। तो यह सब सोनिया गांधी ने लिखा। राहुल गांधी ने मार्च 2021 में कह दिया था कि आपातकाल पूरी तरह से गलती थी, मगर किसी भी समय पर कांग्रेस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में अपने लोगों को भर दिया है। हम चुनाव जीत जाएं तो भी उनके वफादार लोग वहां मौजूद होंगे। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री कौशिक बसु से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री मोदी को लंबा पत्र लिखा है, ट्विटर पर मौजूद है। इसमें लिखा है, पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, 2024 को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। क्या संविधान बदलने के मुद्दे से भाजपा इतनी चिढ़ गई है? लेकिन यह मुद्दा तो बीजेपी की तरफ से आया। उनके ही सांसद संविधान बदलने की बात करने लगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने लोकसभा के भीतर शपथ के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र की जय बोला, जिसे सदन की कार्रवाई से नहीं निकाला गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ने नियम बदला है कि शपथ के साथ कुछ और नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सांसद शपथ के साथ जय संविधान भी बोल रहे थे। मगर यह साफ नहीं कि हिंदू राष्ट्र बोलने पर उनका क्या नजरिया है। क्या इसका संबंध संविधान बदलने की सोच से नहीं है? पिछले 10 सालों में अनेक बार बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने ऐसा कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या ये कि संविधान बदलने की जरूरत है।
चुनाव के समय तो खुद प्रधानमंत्री मोदी संविधान सभा के सदस्यों को सनातनी बताने लगे। इस बयान को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वे संविधान बनाने का श्रेय किसे दे रहे हैं। कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। आपने इससे पहले कब सुना था कि संविधान सभा में 80-90% से ज्यादा सनातनी थे? इन सदस्यों ने धर्म के आधार पर भारत की कल्पना को सिरे से नकार दिया था। लेकिन इन पर सनातनी पहचान थोपने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, वरना पता भी नहीं चलेगा संविधान दिवस को एक दिन सनातनी दिवस में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं विवेक देबरॉय। इन्होंने तो पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दिन बाकायदा लेख लिखा कि भारत को नए संविधान की जरूरत है। जब हंगामा हुआ तो आर्थिक परिषद का बयान आया कि परिषद इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती। विवेक देबरॉय का अपना मत है। मिंट अखबार में यह लेख छपा था, उन्हें आर्थिक परिषद से नहीं निकाला गया। यानी संविधान बदलने की बात मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं के लिए इतनी सामान्य है कि आप इसे लेकर लेख भी लिख दें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर है इन बयानों से और ऐसी हरकतों से विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन बात केवल बदलने की नहीं थी, तमाम मुद्दे भी शामिल थे कि संविधान पर हमला हो रहा है। सरकार बार बार अभी जो हो रहा है उसके जवाब में आपको पुरानी यादों में क्यों ले जाना चाहती है? क्या यह बताने के लिए कि आज जैसा हो रहा है वैसा पहले हो चुका था और होता रहेगा, या यह बताने के लिए कि आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा पहले हुआ था? कभी आपने गौर किया है कि यह सरकार आपको हमेशा अतीत में क्यों रखना चाहती है? वो आपके लिए अतीत का चुनाव भी खुद ही करती है। सरदार पटेल ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया था 2 साल के लिए। क्या इस अतीत को याद दिलाने के लिए कोई नया दिवस मनाना चाहेंगे आप? संघ बैन दिवस टाइप से मनाएंगे? 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी की हत्या हुई। बीजेपी की सांसद गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को अपना हीरो बताती रहीं। गांधी की हत्या के दिन गोडसे को हीरो बताने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाता है। सरकार और बीजेपी के नेता इसे अनदेखा क्यों करते हैं? 2022 में हिंदू महासभा ने ग्वालियर में 30 जनवरी को गोडसे आपटे स्मृति दिवस के रूप में मनाया। इस दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने और गलत बयानी करने के लिए जेल जाने को योगदान माना गया और कालीचरण महाराज नाम के एक धार्मिक प्रचारक को गोडसे आपटे भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। आरएसएस 14 अगस्त को अखंड एकता दिवस के रूप में मनाता रहा है। लेकिन अचानक 2021 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। एक ही धारा का मातृ संगठन अखंड एकता दिवस मना रहा है तो उसी धारा का राजनीतिक संगठन विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने तो यह भी कह दिया कि विभाजन को भुला दिया गया है। 5,000 और 15,000 रुपया महीना कमाने वाली दीनहीन जनता पर आप इतिहास का हर चैप्टर याद रखने का बोझ नहीं डाल सकते। इतिहास बहुत व्यापक विषय है जिस पर शोध लगातार चलता है, शोध होने के बाद भी शोध होता है। विभाजन पर ही इतनी किताबें लिखी गई हैं कि व्हाट्सएप अंकिल सब एक लाइफ में इन किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर इन किताबों को व्हाट्सएप अंकिलों को दे दिया जाए तो वे 2 काम करेंगे। हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर भाग जाएंगे या सोसाइटी के गेट पर गंजी फाड़कर जमीन पर लौटने लग जाएंगे कि अब फिर नहीं कहेंगे इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया, इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते। कितने लोग इस देश में इतिहास पढ़ते हैं और ढंग से पढ़ाने वाले हैं? इतिहास पर शोध का मोदी सरकार का बजट कितना है यह सब तो पूछिए। ज्यादातर छात्र इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने चले जाते हैं, क्या उन्हें पढ़ाने से इतिहास के सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं? कितने लोग नौकरी में आने के बाद व्हाट्सएप चैट छोड़कर इतिहास की किताब खरीदते हैं और पढ़ते हैं? आपके स्क्रीन पर ये चंद किताबों के कवर हैं जो विभाजन पर लिखे गए हैं। विभाजन पर लिखी गई किताबों का आधा प्रतिशत भी नहीं है। आज तक इसके अलावा अलग अलग पहलुओं को लेकर शोध होता जा रहा है।
कई लोग हैं जो विभाजन की स्मृतियों को दर्ज कर रहे हैं, पूरा जीवन इसी काम में खपा दिया है। विभाजन को लेकर अमृतसर में एक म्यूजियम बना है, 2015 में ही कुछ लोगों ने बनाया था। 1947 partitionarchive.org की वेबसाइट पर जाइए। एक एनजीओ ने 2008 से विभाजन की त्रासदी के चश्मदीदों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज करना शुरू किया है। यह ओरल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आर्काइव है जिसमें कोई भी अपना योगदान दे सकता है। अब तक इन्होंने 11,500 से अधिक चश्मदीदों के इंटरव्यू दर्ज किए, जिन्हें याद करना होता है और दर्ज करना होता है वो सबकी कहानी, सबका विस्थापन, हर पहलू, सबका दुख दर्ज करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल आपातकाल को याद कर सकते हैं, लेकिन उस याद का मकसद क्या है, उसका तरीका क्या है? क्या इस तरह से याद किया जाएगा? क्या मोदी सरकार अपने 10 साल का रिकॉर्ड छिपा सकती है? उस पर पर्दा डालने के लिए दिवस और म्यूजियम काफी नहीं। अब भारत सरकार 2022 से विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मना रही है। इसका क्या हासिल हुआ? मोदी सरकार ने 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस मनाना शुरू किया। स्कूलों में इस दिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाता है, फोटो अपलोड करना होता है, ट्विटर पर टैग करना होता है। संसदीय कार्य मंत्रालय मनाता है। 2021 के साल की इस बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था, पता चला कि ऐसे दिवसों के पीछे ऊर्जा बर्बादी के अलावा कुछ और हासिल नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दिन हैशटैग संविधान दिवस का उपयोग किया गया, संसदीय कार्य मंत्रालय के फेसबुक पेज, इंस्टा और ट्विटर पर टैग किया गया, संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठ हुआ। इसी से जुड़ी रिपोर्ट के पेज 17 पर एक आंकड़ा दिया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय के 118 कर्मचारियों ने माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना को लाइव पढ़ा और प्रमाण पत्र डाउनलोड किया और प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। डाउनलोड किया। क्या इस मंत्रालय में 118 कर्मचारी ही हैं? यही नहीं, केंद्र सरकार में 8-9 लाख कर्मचारी तो होंगे ही। लेकिन रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार के 43 तमाम मंत्रालयों और विभागों के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने प्रस्तावना का पाठ, मगर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने वालों की संख्या 29,484 ही रही। ये 2021 की रिपोर्ट है। कहती है कि 16 दिसंबर 2021 तक ये पढ़ा गया। लिखा है कि ट्विटर पर 16,000 इंप्रेशन प्राप्त हुए। इसे लोकप्रिय बताया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर क्या 16,000 इंप्रेशन यह बता सकता है कि कार्यक्रम लोकप्रिय है? सारी रिपोर्ट इन्हीं बातों से भरी है। कितना टैग हुआ, कितना डाउनलोड हुआ, इसके लिए संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस की लोकप्रियता का पैमाना यही है कि कितनों ने प्रमाण पत्र लिया, डाउनलोड किया। संविधान को लेकर पहले से ही 2 कार्यक्रम हैं। गणतंत्र दिवस लागू करने के लिए, संविधान दिवस संविधान को अंगीकार करने के लिए। अब संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। संविधान को अंगीकार करने के दिवस का हाल आपने देख लिया, कैसे मनाया जाता है। यादों पर केवल सरकार का कब्जा नहीं होता। आप चाहे जितना मन करे सरकारी कार्यक्रम मना लीजिए, लेकिन उसके दायरे से बाहर जनता उसी दिवस को अलग रूप से याद करती है। जैसे अब गणतंत्र दिवस केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बाजार का मेगा कार्यक्रम है। ये सभी 26 जनवरी के आसपास के लॉन्च होने वाले मेगा सेल के विज्ञापन हैं। इनमें संविधान की किताब मुश्किल से दिखेगी। कहीं कहीं मेगा सेल की ये हालत हो जाती है कि लोग सुबह सुबह ही मॉल में लाइन में लग जाते हैं ताकि किसी तरह प्रेशर कुकर पर 500 रुपए की छूट मिल जाए। महंगाई के इस मुश्किल दौर में सस्ता सामान पाना भी उनका अधिकार है। जिस समय महंगाई प्रचंड हो चुकी है उस पर बात नहीं, लेकिन लगता है मोदी सरकार अलग अलग कार्यक्रमों का मेगा सेल ऐलान करने में जुटी हुई है। कभी अमृतकाल चालू हो जाता है, कभी हत्या का दिवस मनाने लग जाते हैं। जो सरकार अमृतकाल मना रही है, यानी हर चीज अजर अमर है, वही सरकार हत्या का दिवस मना रही है। डू यू गेट माई पॉइंट? यह वीडियो लंबा होना ही था। हालांकि संविधान और आपातकाल को लेकर ही कई वीडियो बन सकते हैं, कई लोगों ने बनाए हैं, किताबें भी हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है, उससे लगता है कि वो अभी तक यह नहीं समझ पाई है कि लोगों ने क्यों इस मुद्दे को सही माना। उसे पत्रकारों, विपक्षी दलों के सांसदों को जेल भेजना बंद कर देना चाहिए। यूट्यूब चैनलों की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए। उन्हें बंद करने की संभावना की तलाश बंद कर देनी चाहिए। 10 साल के दौरान जब भी मूल मुद्दों पर बहस का टाइम आया है, इसी तरह की थीम और थ्योरी लॉन्च कर दी जाती है। आप याद कीजिए, अदानी पूर्व एनडीटीवी के प्राइम टाइम में थीम एंड थ्योरी सरकार की बात करता था, बहसोत्पादन की बात करता था। इस देश में आर्थिक उत्पादन नहीं हो रहा, समय समय पर ऐसे मुद्दे लाकर बहस का उत्पादन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इतिहास की कक्षा में ठेला जाएगा। 10 साल आपका कट गया,
अगला 10 साल इसी तरह कटा तो अब भारत की सारी आबादी 2000 रुपए कमाने वालों की श्रेणी में आ जाएगी और हिस्ट्री की किताबें फेंक कर उसमें चिप ढूंढती रहेगी। आपातकाल के खतरों को जरूर याद किया जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आज जो संवैधानिक मूल्यों पर खतरा है उसे अनदेखा करने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।